स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने 3.5 के 2 सवाल लगा लिए थे। आज हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 3.5 के चौथे के तीसरे सवाल को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। क्या है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, टेस्ट हुआ, उसको 40 अंक मिले, और जबकि उसे उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की। यानी सही उत्तर पर 3 नंबर मिल रहा है और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर दी जाती है। क्लियर हो गया? समझ गए? चलिए, कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो वह 50 नंबर पाता है। यानी जब 2 कंडीशन हो गया, पहली कंडीशन में 3 नंबर उसको मिलता है सही उत्तर के लिए और 1 नंबर मिलता है उसको गलत उत्तर के लिए। दूसरी स्थिति में यदि उसको 4 नंबर मिलता है सही उत्तर के लिए, 2 नंबर मिलता है गलत उत्तर के लिए, तो उसको 50। यहाँ पर उसको इस स्थिति में उसको 40 नंबर मिल रहे हैं और इस स्थिति में उसको क्या नंबर मिल रहे हैं? 50 नंबर मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? 50 अंक मिल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ गई? आगे तो चलिए शुरू करते हैं, इसको चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो जितने प्रश्न रहे होंगे उसी में ही उसने सही वाला भी किया होगा और उसी में उसने गलत वाला भी किया होगा। सही के लिए कितना है? 3 अंक है और गलत के लिए कितना अंक है? 1 अंक है। तो चलिए हम मानते हैं कि माना हल किए गए, सही हल किए गए, माना सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या x और गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल कितने प्रश्न हो गए? सही प्रश्न कितना हल किया उसने x और गलत कितना हल किया y। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न बराबर x प्लस y। कुल प्रश्न कितने हो गए? x प्लस y के इक्वल हो गए। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं आगे। अब पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि एक सही हल करने के लिए क्या नंबर? 3 नंबर। तो क्या सही कर रहा है वो? x प्रश्न, एक प्रश्न हल करने के लिए क्या नंबर है? सही प्रश्न हल करने के 3 नंबर है। तो कितने प्रश्न उसने हल किया? x प्रश्न हल किया तो कितने सही नंबर, कितने नंबर उसको मिले? 3 गुणे x। नहीं सुना? मान लीजिए 3 नंबर मिल रहा है उसको और उसने 4 प्रश्न सही हल किया तो कितना नंबर पाएगा? 3 चौके 12 नंबर पाएगा नहीं पाएगा? नहीं आ पाएगा। उसी तरह से 3 नंबर मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है एक क्वेश्चन पे और कितना क्वेश्चन हमने सही किया? x। तो 3 into x। गलत कितना किया? y। कितना नंबर मिल रहा है गलत? 1। तो ये हो गया y into 1। तो ये मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? कट रहा है। तो जब कटेगा तो इसका मतलब घटेगा। तो घटेगा आप ही वाले अंक में से, तो आपके ही अंक में से तो घटेगा। आप ही सही कर रहे हो, आप ही गलत कर रहे हो। सही करने का भी उत्तर आपको दिया जा रहा है और गलत है, सही करने का भी नंबर आपको दिया जा रहा है और गलत करने का भी नंबर आप ही को दिया जा रहा है। लेकिन सही करने पर आपको प्लस में मिलेगा और गलत करने का मतलब क्या हो रहा है? माइनस मार्किंग ना, घट रहा है ना, तो माइनस हो गया। 3 गुणे x, क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करने के कितने नंबर? 3 नंबर। कितने क्वेश्चन सही थे? x। तो 3 गुणे x हो गया।
कितने गलत है y, कितने नंबर मिल रहा है एक पर गलती पर? 1 नंबर, तो y हो गया 1 हो गया। और कुल कितना नंबर मिल रहा है? 40, ये हो गया 40, इसलिए 3 into 3x minus y is equal to 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया नहीं हो गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। द्वितीय स्थिति क्या होगा? सही पर उसको क्या नंबर मिल रहा है? 4। तो एक सही पर 4 मिल रहा है और कितने क्वेश्चन है उसके x, तो जैसे यहाँ पर 3x आया, यहाँ कितना मिलेगा? 4x हो जाएगा। और एक गलत पर कितने नंबर मिल रहे हैं? इसको 2 कट रहे हैं, उसके 2 नंबर कट रहे हैं और कितने हैं? 2 y क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? -2y। तो 4x - 2y और टोटल कितने नंबर हो पा रहा है? 50। ये हो गया 50। अब ध्यान थोड़ा देखिए, इस पद में भी 2 मौजूद है, इस पद में भी 2 मौजूद है और इस पद में भी 2 मौजूद है। तो क्या करेंगे? 2 से हम भाग देने को दिक्कत तो नहीं होगी, जी नहीं होगी। 2 से भाग देने क्या हो जाएगा? 2x - y इज इक्वल टू 50 को भाग देंगे कितना मिलेगा? 25। क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया और ये क्वेश्चन सेकंड बन गया। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है x के गुणांक तो बराबर है नहीं, 3y के गुणांक बराबर है, इसलिए बिल्कुल विधि लगाना आसान होगा कि हम फ्री हैं किसी विधि को लगाने के लिए। तो गुणांक बराबर है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए क्या लगाएंगे? घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो गया? 3x - y इज इक्वल टू 40 और 2x - y इज इक्वल टू 20। घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। -y + y क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 3x में से 2x x मिला, 40 में से 25 है कितना बचा? x की वैल्यू कितनी मिल गई? 15। अब x का यह मान उठा करके समीकरण में रख दीजिए। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर 3 लिखा हुआ क्या? 3 लिख दिया इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 लिख दिया, माइनस y इज इक्वल 3 की जगह 3x यहाँ पर 50 लिख दिया, माइनस लगा दिया, y लिख दिया, बराबर लिख दिया 40। क्लियर हो गया? देखो 45 - y इज इक्वल, वही बात। अच्छा चलिए एक तरफ अंकन एक तरफ जैसे 95, तो क्या हो जाएगा? -y इज 40 प्लस 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -45। क्लियर हो गया नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। देखो -y इज -5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? +5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कुल प्रश्न कितने हो गए? इज इक्वल टू कितना है? x + y। x की वैल्यू कितनी आएगी? 15। y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? और दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 20। यानी कुल प्रश्न कितने हो गए? 20। ये बात समझ आ गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ का। क्या है? एक कार राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या होगा? 1 घंटे में मिल जाती है। तो दोनों कारों की चाल बताइए। तो बताइए जी। दूसरा अभी बता दीजिए। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे इस पर कि एक कार कहां से चलती है? ए से। दूसरी कार कहां से चलती है? बी से। क्लियर? बात सुना रही? 2 कंडीशन। एक कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। इसका मतलब अगर ए चल रहा है इस दिशा में तो बी से चलने वाला कार भी इसी दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा आसान कर दूंगा मैं इस सवाल। और दूसरी क्वेश्चन, तो चलिए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर आगे। अगर 2 वस्तुएं हैं, 2 गतिमान वस्तुएं हैं, 2 कार हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप यहां से चलना शुरू करें। आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 1 घंटे में कितना चलोगे? 40 किलोमीटर। यानी आपकी दूरी जो होगी वो 40 किलोमीटर। और ध्यान रखिए, यानी आप 1 घंटे में कहां पहुंच गए? 40 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? बात समझ? और आपका एक साथी उसी समय, जिस समय आपने चलना शुरू किया, उसी समय एक दूसरा साथी है जो 50 की स्पीड से चला। क्लियर हो गया? तो जो 50 से चला वो 1 घंटे में कितना चल चुका होगा? यहां पर पहुंच गया होगा। यानी यहां से उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर। यानी आप यहां पर हैं और 1 घंटे बाद आप यहां पर हैं और 1 घंटे बाद आपका मित्र यहां पर होगा। क्लियर? चले साथ में ही चले हैं दोनों लोग, लेकिन एक जो मित्र है वो 40 किलोमीटर पहुंचा 1 घंटे में, और एक जो है वो 50 किलोमीटर पहुंच गया 1 घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी क्या किलोमीटर है? 10 किलोमीटर हुई कि नहीं? 10 किलोमीटर हुई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या किलोमीटर रहेगी? 10 किलोमीटर। 2 घंटे के बाद कितनी दूरी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सापेक्ष चाल 50 में से 40 को अगर घटाएं तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अर्थात सापेक्ष चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर। सापेक्ष चाल का मतलब समझ है कि नहीं है? एक की तुलना में दूसरे की चाल। देखिए, मैं यहां पर, कोई एक व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, उसके लिए वो 40 की स्पीड से गया, जो 50 वाला गया है वो इसके लिए 50 की स्पीड से गया, लेकिन 40 वाले की तुलना में ये 50 वाला कितनी दूरी तय किया? 10 किलोमीटर दूरी तय किया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 40 वाले की तुलना में, 40 वाले के सापेक्ष 50 वाला क्या किलोमीटर की दूरी तय किया? 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसी को क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। तो जब भी प्यारे बच्चों हमारे सामने ऐसे सवाल आएंगे जब 2 वस्तुएं एक ही दिशा में चलेंगी, तो हम
कौन सी चर्चा, किस पर चर्चा करेंगे? सापेक्ष चाल पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? सापेक्ष चाल पर चर्चा करेंगे। और सापेक्ष चाल में क्या करेंगे? जो तेज चलने वाला है उसकी चाल में से जो धीमे चलने वाला है उसकी चाल को घटा देंगे तो सापेक्ष चाल हमको प्राप्त हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। माना ए से चलने वाले कार की चाल, चलने वाले कार की चाल कितनी हो गई? x किलोमीटर प्रति घंटा। और B से चलने वाले कार की चाल कितनी होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है? एक ही दिशा में सापेक्ष चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहेंगे सर x माइनस वाई क्यों किया, y माइनस एक्स क्यों नहीं किया? प्यारे बच्चों, हम ये मान रहे हैं कि a से चलने वाली कार की स्पीड ज्यादा है। आपका मन हो तो आप y माइनस एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि केवल चाल पूछा, ये नहीं पूछा कि a से चलने वाली कार की चाल या b से चलने वाली कार की चाल ज्यादा है या कम है। इसके बारे में बात नहीं की, वो चाल के बारे में बात किया है। तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल कितनी होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर देखिए, मान लीजिए आप यहां पर और एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। एक 40 की स्पीड से गया और एक 50 की स्पीड से गया। एक जो 40 की स्पीड से यहां पर गया वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लिया? 40 किलोमीटर। और जो इधर 50 से गया वो घंटे में कितनी दूरी तय कर लिया? 50 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 50 और 40 90 किलोमीटर। तो क्या देखा आपने कि इसका मतलब 1 घंटे में इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई? 90 किलोमीटर। इसका मतलब इनका सापेक्ष चाल क्या हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जब विपरीत दिशा में चल, एक ही दिशा में चल रहे थे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, 10 किलोमीटर आया था। अब इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 90 किलोमीटर आ गई। अर्थात सापेक्ष चाल कितना होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये बताता है कि हर 1 घंटे में इनके बीच की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो सापेक्ष चाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। ये देखिए, तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल में क्या किया? 50 माइनस 40 10 हो गया, तो वैसे यहाँ पर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। बोलो, तो 5 घंटे जब बाद में मिल रही हैं एक ही दिशा में चलने के बाद, तो इसका मतलब जो ए वाली जो कार है वो ए वाली कार ने बी वाली कार से कितनी अधिक दूरी तय कर ली? 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली। कम सुन आ रहा है? कम सुन आ रहा है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना था? 100 किलोमीटर था। और ए ने जाकर बी को पकड़ लिया। इसका मतलब ये जो दोनों के बीच की जो गैपिंग थी वो 100 किलोमीटर वो खत्म हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ गई? आगे तो जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। क्या किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दूरी बराबर किसको होता है? चाल गुणे
होता ही नहीं होता। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है, लिख दिया आपने। चाल कितना है? x माइनस वाई। क्या घंटा लेते हैं एक दिशा में चलने पर? 5 घंटे। क्लियर हो गया? 5 से 5 है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर दूरी बराबर चाल से समय लगाइए। फिर से दूरी कितनी लेंगे? 100 ही लेंगे। 100 बराबर चाल अब की बार निकालेंगे x प्लस वाई विपरीत समय में विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। और समय कितना ले रहा है? 1 घंटा। तो गुणे कितना कर देंगे? गुणे कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 से इसका गुणा करेंगे कितना मिलेगा? तो वही मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी और अधिकार की चाल हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखा आपने, वो सवाल बड़े आसान हो गए यदि आपने सापेक्ष चाल के बारे में तुलना कर लिया है। अगर नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, हम दूसरा मेथड भी आपको समझाएंगे। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बड़े होइए, समझिए सवाल को और सरल ढंग से बताइए। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल अभी तो है, बताइए कुछ है? हाँ हाँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए, बस आ गए, बस 10 मिनट में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसके किसके आयत की विमाएं, विमा मतलब डायमेंशन। तो आयत क्या है? जैसे ये आयत है, तो बोर्ड क्या है? आयत है, तो इसमें क्या क्या है? 2 डायमेंशनल है, 2 विमाएं होंगी। कौन कौन सी? लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो चलिए मानते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, मीटर नहीं, चूंकि इकाई की बात की गई है इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? इकाई ही लिखेंगे। और चौड़ाई बराबर y इकाई। अभी इकाई का यूनिट मतलब वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी होना चाहिए, फुट भी हो सकता है। लंबाई का मात्रक इकाई लिखा हुआ, यानी आपको इकाई ही लिखना है। क्लियर हो गया? मीटर नहीं लिख सकते आप, सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। बात में आगे नहीं आ गए? चलिए शुरू करते हैं। क्या तो अगर लंबाई आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा? जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y बराबर किसको हो जाएगा? x y। और इकाई क्या हो जाएगा? इकाई और इकाई का गुणा वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई और इकाई का गुणा क्या हो गया? वर्ग इकाई। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इकाई का गुणा क्या हो गया? वर्ग इकाई हो गई। ये बात समझ आगे नहीं आ गई? अब क्या कहता है कि यदि प्रथम स्थिति में कह रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया गया, 5 इकाई कम कर दिया, लंबाई है कितनी? x, 5 इकाई कम कर दिया गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। यानी अब लंबाई, जो लंबाई पहले x थी
अब कितनी हो गई, x माइनस 5 हो गई। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाए, 3। तो चौड़ाई है कितनी, y, 3 इकाई बढ़ा दी गई तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई कितनी होगी, x माइनस 5 और चौड़ाई कितनी हो गई, y प्लस 3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल। जब चौड़ाई लंबाई को 5 इकाई घटाया गया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या कह रहा है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग इकाई कम हो गया, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे, पहले कितना था, एक्स वाई था। तो ये पहले का ये आपका क्षेत्रफल हो गया, और ये जो क्षेत्रफल है ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये कौन सा क्षेत्रफल आपको मिला, जब लंबाई को 5 इकाई कम किया गया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया गया, तो ये जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई से कितना कम हो गया, 9 कम हो जाता है। यानी पहले के क्षेत्रफल में से 9 को घटा दिया गया और इसके इक्वल हो गया। फिर से समझिए, लंबाई को 5 इकाई घटाया गया, चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ाया गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और ये जो क्षेत्रफल है वो पहले के क्षेत्रफल एक्स वाई से 9 वर्ग इकाई कम है, इसलिए एक्स वाई में से 9 को घटा दिया गया और दोनों को बराबर कर दिया गया। ये बात सुना आगे नहीं आगे। अब गुणा करेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, एक्स का गुणा किससे करेंगे, वाई से, एक्स वाई हो गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर एक्स का गुणा 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो -5 का गुणा y से किया तो क्या मिला, -5y मिला। फिर -5 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। और ये इक्वल टू किसके हो गया, xy -9। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर भी xy, इधर भी xy, कैंसिल हो गया। किस नियम से, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ बताया जा चुका है कई बार आपको। अब यहां से इस निकट क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल -9, और ये -15 है, क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब अगला कंडीशन ये स्थिति में क्या कहता है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई तो बढ़ा दिया गया, तो लंबाई कितना हो गया, x प्लस 3। लंबाई थी कितनी, x को 3 इकाई बढ़ा दिया तो 3 प्लस 3 हो गया। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी, चौड़ाई है कितनी, y, 2 बढ़ा दिया तो y प्लस 2 हो गया। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है इस स्थिति में क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले कितना था, अब ये बराबर कितना, पहले कितना था, एक्स वाई बढ़ जाता है, पहले कम हो जाता था तो माइनस था, अब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +67 हो जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसलिए x का बड़ा y से करेंगे xy, फिर x का बड़ा 2 से करेंगे 2x, फिर 3 का बड़ा y से करेंगे 3y, फिर 3 का बड़ा 2 से करेंगे क्या होगा, 6 होगा। इट इज इक्वल टू xy प्लस 67। क्लियर हुआ, यहां भी xy, यहां भी xy, कैंसिल आउट हो गया। किस नियम से, निरसन नियम से। आप देखिए यहां से क्या करेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67, ये प्लस 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, -61, 6। तो दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। Therefore 2x plus 3y is equal to 61। क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से वो x की जो वैल्यू मिलेगी वो लंबाई हो जाएगी, और y की जो वैल्यू मिलेगी वो चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग नए एक्सरसाइज को सीखेंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी।
फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें, मैं उसको तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूंगा। कोई समस्या हो तुरंत बताएं, पढ़ें, आगे बढ़ें। बस, धन्यवाद।